यहाँ पर, तो हम आज यहाँ पर शुरू करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द एपरेंट डेप्थ। तो आज हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द एपरेंट डेप्थ। सीबीएसई के अंदर ये वाला पॉइंट एज अ न्यूमेरिकल भी आ सकता है और एज अ डेरिवेशन भी आ सकता है। इसके लिए हमको यहाँ पर तैयार रहना पड़ेगा कि टीचर इस पे न्यूमेरिकल पूछ ले या फिर हमारे पास इससे रिलेटेड कोई आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले। पर एपरेंट डेप्थ होती कैसे? नाउ इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट, इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट, अगर मेरे पास यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट, और सपोज कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास यहाँ पर is placed inside denser medium, या हमारे पास placed inside the denser medium, या हमारे पास डेंसर मीडियम के अंदर प्लेस की गई है। एंड द ऑब्जर्वर, और जो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जर्वर इज सिटिंग, और जो ऑब्जर्वर है सिटिंग इन द रेयर मीडियम, और जो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जर्वर है वो हमारे पास रेयर मीडियम के अंदर बैठा हुआ, इट इज सिटिंग इन अ रेयर मीडियम। टू द ऑब्जर्वर the object real depth is not seen, जो ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ है आपके पास इज नॉट सीन, ये वो देख ही नहीं पाता। ये बच्चा हमारे पास बिल्कुल भी नहीं देख पाता। इट इज नॉट सीन, वो देख ही नहीं पाता है कि उसकी रियल डेप्थ क्या है, वो पहचान ही नहीं पाता है कि उसकी रियल डेप्थ क्या है। और इसकी वजह क्या है? अगर हम मान लिया जाए हम अपनी इसकी वजह रिफ्रैक्शन है, और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकती है। अगर आपके पास मान लिया जाए स्टील का पानी का भरा हुआ एक गिलास है, आप उसके अंदर एक 1 रुपए के कॉइन को रख दे, और आप उस 1 रुपए के कॉइन के को आप इस तरीके से जाकर देखने की कोशिश करें कि वो पानी का ग्लास भरा हुआ है, और आप उसके अंदर अगर 1 रुपए कॉइन को रखते हैं और ऐसे अपने सामने रख के देखें, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो हमारे पास यहाँ पर कॉइन है वो कॉइन आपके पास थोड़ा सा लेविटेट हो गया, यानी कि वो स्लाइटली ऊपर की डायरेक्शन में आ गया, और ये वजह हमारे पास आ जाती है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। आपको उसकी रियल डेप्थ नजर नहीं आती। हम स्विमिंग पूल के अंदर भी अगर जाते हैं तो जो उसकी सीढ़ियां होती हैं वो हमको स्लाइटली ऊपर नजर आती है, और जब हम पाँव रखते हैं तो हमको लगता है नहीं यार सीढ़ी यहाँ पर नहीं थी, थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है। जी दिशा बोलो बेटा। से थोड़ा सा फिर से बता सकते हैं? मेरे हो जाएगा, अभी करेक्ट हुआ। हो जाएगा आप करते रहिए, हो जाएगा ये बस। तो हमारे पास यहाँ पर ये इसी तरीके से आपके घर की पानी की टंकी, जैसे जैसे उस पानी की टंकी को आप एकदम से खाली कर दीजिए, और जैसे जैसे उसमें पानी भरता जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जो उसका बेस है, जो उसका तला है, वो तला बच्चे आपके पास राइज कर गया, वो स्लाइटली ऊपर हो गया, और आपको लगेगा बाहर से देखने में तो टंकी बड़ी नजर आ रही है, लेकिन जब मैं अंदर नजर डालता हूँ पानी भरा हुआ है उस टंकी के अंदर, उसका बेस आपको थोड़ा ऊपर नजर आता है। तो ये हमारे पास एपरेंट डेप्थ। इस एपरेंट डेप्थ के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास डेंसर मीडियम के अंदर है, और जो हमारे पास ऑब्जर्वर है वो बाहर की तरफ, और वो कभी भी हमारे पास यहाँ पर इसकी रियल डेप्थ ना देखे क्या देखता है आपके पास एपरेंट डेप्थ को देखता है। तो हमारे पास यहाँ पर बड़ी सिंपल सी चीज कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द डेंसर मीडियम, the observer is sitting in the rarer medium. To the observer, the object real depth is not seen. मतलब कि उसकी रियल डेप्थ आपके पास नहीं देखी जाती है। the apparent depth, जो आपके पास apparent depth होती है, जो हम आगे चल के प्रूव भी करेंगे, the apparent depth is less than the real depth. This is less than the, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाती है रियल डेप्थ, या हमारे पास एपरेंट डेप्थ जो होती है इट इज लेस देन आपके पास क्या आ जाती है रियल डेप्थ। पर कैसे?
हम इसके लिए यहाँ पर एक पानी के टैंक को एज्यूम कर लेते। सपोज मेरे पास यहाँ पर पानी का एक टैंक है आपके पास इस तरीके से, और हमारे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, और हमारे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर किसी पॉइंट के ऊपर सिचुएटेड है, सपोज वो यहाँ पर, और हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए इसकी जो डेप्थ है वो हमारे पास कहाँ से मानी जाएगी, बाउंड्री से मानी जाएगी। ये हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की क्या आ जाती है, आपके पास रियल डेप्थ आ जाती है। और ये कहाँ से मेजर हो रही है, ये हमारे पास एयर और आपके पास वाटर की बाउंड्री से इसकी डेप्थ को मेजर किया जाता है। हमारे पास अगर यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट चलती है, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर चली, और जैसे ही ये वाटर और एयर के बाउंड्री पे इन पे पहुंचती है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्थ। ये हमारे पास यहाँ पर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्थ, या हमारे पास बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्थ। और हमारे पास ये अब आपके पास नॉर्मल के साथ एंगल क्या बन जाएगा, इसका एंगल इस नॉर्मल के साथ आपके पास बड़ा बन जाएगा। Now we say that this is the angle of the reflection. हमारे पास यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यह आपके पास एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया और एक एंगल ऑफ आपके पास क्या आ गया, रिफ्लेक्शन आ गया। Now this is the angle of the incidence and this is the angle of the reflection. और जो ऑब्जर्वर हमारे पास यहाँ पर है, सपोज हमारे पास एक ऑब्जर्वर यहाँ कहीं पर बैठा हुआ, सपोज क्या हमारे पास यहाँ कहीं पर कोई एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, इस ऑब्जर्वर को ये लाइट आपके पास कहाँ से आती हुई नजर आ रही है, बताइए। थोड़ी ऊपर से। इसको ये लाइट हमारे पास यहाँ से थोड़ा ऊपर से आती हुई नजर आएगी। फॉर दिस पर्सन, फॉर द ऑब्जर्वर, द लाइट इज कमिंग फ्रॉम अबव, यहाँ से इसकी लाइट आती हुई नजर आएगी। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास रियलिटी में हमारे पास यहाँ पर, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी इस पर्सन को थोड़ा ऊपर नजर आएगी। और नेक्स्ट वन, यहाँ पर जो इसको डेप्थ नजर आएगी वो रियल डेप्थ होगी कि एपरेंट डेप्थ होगी, सो अपरेंट, ये हमारे पास एपरेंट डेप्थ है डी डैश, ये हमारे पास एपरेंट डेप्थ है डी डैश। मैं इन पॉइंट्स को मेंशन कर देता हूँ, ये एन आ गया, ये एन डैश आ गया, ये मेरे पास ए आ गया, और ये मेरे पास यहाँ पर बी आ गया। ये एंगल आई है तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से ये भी एंगल क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा। ये एंगल आर है तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से ये एंगल भी किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ये हमारे पास यहाँ पर ऑब्जर्वर और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट इज इन द डेंसर मीडियम, और जो हमारे पास ऑब्जर्वर है वो हमारे पास किसके अंदर है, आपके रेयर मीडियम के अंदर। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें कि हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन रही है। नंबर वन, वी हैव द ट्राइंगल एन, एन डैश एंड ए। इस ट्राइंगल के अंदर टेंजेंट ऑफ आर आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर विच इज एन एन डैश, एंड अपॉन मेरे पास आ जाएगा बेस विच इज एन इंटू ए। आल्सो इन द ट्राइंगल एन एन डैश एंड बी, इसके अंदर टेंजेंट ऑफ आई आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, एन एन डैश आ जाएगा अपॉन मेरे पास एन और बी, यह हमारे पास आ जाएगा एन और पी। अगर एंगल्स बहुत ज्यादा स्मॉल होते, अगर एंगल्स मेरे पास बहुत ज्यादा स्मॉल है तो ये अप्रोक्सीमेटली आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन एन डैश डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ, डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ, यह हमारे पास आ गया। और दिस इज अप्रोक्सीमेटली आई इज इक्वल टू एन एन डैश अपॉन आपके पास क्या आ जाएगी, रियल डेप्थ आ जाएगी। यह हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, रियल डेप्थ आ जाएगी। नेक्स्ट वन, आल्सो अप्लाइंग दी स्नेल्स लॉ, अगर मैं स्नेल्स लॉ लगा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा देता हूँ तो स्नेल्स लॉ हमें क्या बोलता है, शाबाश बता दो, ये मेरे पास आ जाएगा साइन ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाय डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1,
जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है इनटू साइन ऑफ फाई। और क्योंकि यहाँ पर भी मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन बहुत स्मॉल है, तो मेरे पास म्यू इंटू आई इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर आ जाएगा। और मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी ना, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पर मेरे पास आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, म्यू आई। नहीं तो आपके पास आर डिवाइडेड बाई आई किसके बराबर है, आर डिवाइडेड बाई आई हमारे पास म्यू के बराबर है। जी बोलो अभिषेक। सर जैसे यहाँ पे एंगल छोटे हैं तो आपने साइन और साइन कैसे हटा दिया? ये आपके पास मेडिकल है नॉन मेडिकल है? सर नॉन मेडिकल। तो नॉन मेडिकल है, साइन थीटा की सीरीज बताइए क्या होती है? सर साइन 0। साइन 0, ये सीरीज हुई उसकी, ये उसकी सीरीज हुई। सीरीज। कॉस थीटा की सीरीज क्या होती है? चलो कोई बात नहीं, मैं इस बात को यहाँ पर हम विराम देते हैं क्योंकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए अभिषेक, बिकॉज मैंने करीबन बच्चा हमारे पास यहाँ पर अभिषेक, क्योंकि आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, दैट्स व्हाई आस्क दिस क्वेश्चन। हमारे पास जब एंगल्स बहुत छोटे होते हैं तो इनकी एक सीरीज बनती है हमारे पास, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो उसकी पहली टर्म क्या होती है, जैसे साइन थीटा की पहली टर्म थीटा होती है, फिर आगे वो चलती रहती है प्लस आगे थीटा क्यूब 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और ऐसे तो जब हम लिमिट x टेंड्स टू 0 तक कर लेते हैं ना, मतलब जब लिमिट्स में हम लेते हैं, अब वो वाली सीरीज की बात कर रहे हैं ना, x फिर x फैक्टोरियल ऐसे कर... आप दो कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हो दिशा। मैं डिस्कशन को इधर या उधर नहीं लेके जाना चाहता हूँ, मैं सिंपल टू द पॉइंट बात करना चाहता हूँ, और वो ये कि साइन थीटा और कॉस थीटा की हमारे पास सीरीज होती है, और जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तो हम इन सीरीज की जो पहली टर्म होती है हम उसको उठा लेते हैं। साइन थीटा की पहली टर्म होती है थीटा, और कॉस थीटा की पहली जो आपके पास होती है वो होती है 1 होती है 1। इस वजह से साइन थीटा को 1 के थीटा के बराबर लिया जाता है और कॉस थीटा 1 के बराबर। तो हम ज्यादा मुद्दे से ना भटके, सिंपल सी इतनी सी बात, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए अभिषेक, क्योंकि आप नॉन मेडिकल सीरीज मेरे को समझ में नहीं आया ना, मींस आप सो वो जो एक्सपेंशन कराई थी ललित सर ने हमें साइन x की, ये हमारे पास बिल्कुल सही है, r अपॉन आई इज इक्वल टू। अब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में डिवाइड करूं, अगर मैं 1 और 2 को डिवाइड कर दूं, सो डिवाइडिंग 1 by 2 सो डिवाइडिंग 1 and 2, शाबाश 1 and 2। तो अगर मैं 1 और 2 को आपस में डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, r by i इज इक्वल टू, आपके पास क्या आएगा d रियल आपके पास, और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, d एपरेंट आ जाएगा। r by i म्यू के बराबर भी है, इस वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, देयरफॉर मुझे क्या पता लगता है कि जो आपके पास एपरेंट डेप्थ वो हमारे पास किसके बराबर आ जाती है, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू, जहां पर म्यू हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, डेंसर मीडियम, जिसमें ऑब्जेक्ट रखा, ये हमारे पास रिजल्ट है। बट व्हाट अदर कैनॉट सी, व्हाट अदर स्टूडेंट्स कैनॉट सी, व्हाट अदर स्टूडेंट्स कैनॉट सी, इसमें स्टूडेंट्स क्या नहीं देख पाते, व्हाट अदर स्टूडेंट्स कैनॉट सी, लेकिन आपको नजर आएगा कैनॉट सी। एक्चुअल के अंदर ये हमारे पास एक बहुत ही सिंप्लीफाइड रिलेशनशिप, एक्चुअल रिलेशन क्या होता है, डी एपरेंट इज इक्वल टू दी, आपके पास डी रियल मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम एंड डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, ये रियल रिलेशनशिप है। और क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ऊपर रेयर मीडियम क्या है आपके पास, बताओ शाबाश,
मेरे पास रेयरर मीडियम क्या है, मेरे पास एयर है, तो इस वजह से हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले लेते हैं, 1। तो हमारे पास यहाँ पर डी रियल के साथ जो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है वो बेसिकली रेयरर मीडियम का आपके पास क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ बात समझ में आई? सर हाँ जी बोलो। सर एक डाउट है सर, पिछले लेक्चर में हमने आर बाई आई को सर यू 1/u के बराबर मतलब निकाला था, तो इसमें तो वो u के बराबर आ रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है सर। बोलिए बोलिए, शाबाश। पिछले लेक्चर में हम्म, आर बाई आई को हमने 1/u के बराबर निकाला था सर, ठीक है। इसमें u के बराबर आ रहा, तो वहां पे फिर लाइट कहाँ से कहाँ चल रही थी? नहीं हो रहे वहां पे लाइट कहाँ से कहाँ चल रही थी? वहां पे लाइट कहाँ से कहाँ चल रही थी? लाइट टू डेंस और यहाँ पे लाइट कहाँ से कहाँ चल रही है? कैंसर से, कैंसर से रेयर रेयर। मतलब कि आपने बूट अपने पाँव में पहने, फिट आ गए, लेकिन हाथों में पहन रहे हो सर, फिट नहीं आ रहे। तो ये कैसे हो सकता है आपके पास? तो आप जो है बच्चे अपने हमेशा जो कान होते हैं वो उंगलियों से पकड़ने होते हैं, आप कानों से उंगलियां पकड़ने की कोशिश करें, जो कि गलत एक परसेप्शन बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कोई भी आपके पास सिर्फ स्नेल्स लॉ है जो कि फिक्स है, और जो आप कह रहे हो, आप एक लकीर के फकीर की तरह चल रहे हो कि भाई मुझे आज तक जितना भी हरीश आदमी जो भी मिला उसने मेरे साथ बुरा बिहेव किया, तो जब भी आप किसी हरीश आदमी से मिलते हो आप गालियां देना शुरू कर देते हो। तो लकीर के फकीर, ऐसे आपको लगा कि लाइट चाहे जहां मर्जी से और जहां मर्जी जाए, आपके पास आर बाई आई का जो फैक्टर है वो कांस्टेंट रहेगा। ये कहां पर लिखा हुआ है कि वो कांस्टेंट रहेगा? वो सिंपल स्नेल्स लॉ है जो फिक्स है, बाकी कोई रिजल्ट यहाँ पर फिक्स नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर आपकी गलती ये है कि वहां पर और यहाँ पर सिंपल सी बात है कि फिजिक्स ही जीतती है, हमारी इमोशंस नहीं जीतते। लाइट कहाँ से कहाँ पर जा रही है ये आपने देखना। और इम्पोर्टेंट क्या है, मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्या है ये बात देख लेना कि हमारे पास यहाँ पर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये इम्पोर्टेंट है। आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम जो हमारे पास है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ द डेंसर मीडियम है, लेकिन सीबीएसई या मैक्सिमम किताबें रेयरर मीडियम को एयर मान के चलती है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। इस वजह से बच्चे को लगता है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये गलती आप मत कर देना, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि डी रियल अपॉन म्यू, डी रियल अपॉन म्यू, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। ये तब है जब बाहर रेयरर मीडियम क्या आपके पास है। बोलो पिछली स्लाइड दिखा, क्या बेटा? पिछली स्लाइड दिखा सकते? हाँ बोलो बेटा। सर इसमें उसकी डेफिनेशन, हाँ बच्चे बोलो। इसमें यही लिखा है, मेरा कनेक्शन बीच में टूट गया। हाँ बोलो, क्या पूछना बच्चे? सर पूछना नहीं था, कनेक्शन टूट गया तो मैंने देखा। हाँ वो लग भी रहा, बैंडविड्थ काफी कम लग रही है, बैंडविड्थ का आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। चलो, तो ये हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया। आप जरा क्वेश्चन करके देखते हैं इसको। तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्या आ जाता है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल से, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये कि इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इसको प्लेस किया गया बच्चे एट द डेप्थ ऑफ, at the depth of, at the depth of 20 centimeter below the below the below the water surface, below the water surface, below the water surface, what is the apparent depth seen from the air, what is the apparent depth seen from the air, seen from the air, seen from the air if, अगर मेरे पास
if the refractive index of the water is 4/3, if the refractive index of the water is 4/3, अगर refractive index of water आपके पास किसके बराबर है, this is equal to हमारे पास यहाँ पर 4/3 के बराबर। सॉल्यूशन अब बताओ इसको कैसे करेंगे हम। हमारे 15 सेंटीमीटर। डी एपरेंट जो हमारे पास हो जाएगी that will be d real multiplied by refractive index of the rarer medium divided by refractive index of the denser medium, and d real is 20 centimeter, air है तो 1 आ जाएगा, और refractive index of the denser medium is this is a 4/3, so the answer will be 15 centimeter. The answer will be 15 centimeter. मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई बच्चा ऐसा होगा कि सर ये मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, या सर ये तो बड़ा बोझ आपने मेरे सर पे डाल दिया, सर इसकी वजह से मैं स्ट्रेस के अंदर आ गया हूँ, तो सर मैं डिवाइड कैसे करूँ। अगर आप में से कोई बच्चा है ऐसा है बच्चे, तो थोड़ा सा वो बच्चा जो है थोड़ा सा घूम फिर के आए, थोड़ा सा खेल कूद के आए कि बड़ा आसान आपके पास है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन वेट करो बच्चे। सो नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ द शिफ्ट इन द डेप्थ। द शिफ्ट इन द डेप्थ, यहाँ पर अगर मैं शिफ्ट ऑफ द डेप्थ की बात करूं तो शिफ्ट ऑफ द डेप्थ कैसे आ जाएगी। यहाँ पर मेरे पास डेल्टा डी किसके बराबर है, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, डी रियल माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, शाबाश बता दो, डी एपरेंट। और मेरे पास यहाँ पर डी रियल और डी एपरेंट किसके बराबर है, तो हमारे पास डी रियल अपॉन किसके बराबर आ जाएगा, म्यू के बराबर। तो बताओ शिफ्ट कितने के बराबर आ जाएगा, डी रियल यहाँ पर 1 माइनस 1/म्यू। लेकिन मैं फिर एक आपके को वार्निंग देना चाह रहा हूँ, मैक्सिमम बुक्स 98% किताबों के अंदर बाहर मेरे पास एयर है, और अगर टीचर नहीं भी बताता तो हम एयर ही लेके चलते, लेकिन ये आपके पास बच्चे एक वन ऑफ द स्पेसिफिक केस का फॉर्मूला है, जिसको बच्चे को लगता है शायद यही एक फॉर्मूला है, लेकिन रियल फॉर्मूला बच्चा हमारे पास क्या है। अगर मैं आपसे बात करूं तो रियल फॉर्मूला क्या, जरा बता दो, डी रियल 1 माइनस म्यू ऑफ द रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ द डेंसर मीडियम। प्लीज इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि जो बच्चे एम्बिशियस होते हैं जब उनके नंबर कटते हैं तो दे फील, उनको फील होता है कि यार मेरे नंबर कहाँ कट गया, ऐसा क्या हो गया कि मेरे नंबर कट गए। तो उनको हम बोलते हैं कि कुछ नहीं, बड़ी सिंपल सी चीज है, ये नंबर कहीं नहीं कटते हैं, हमने चीजों को बेटर अंडरस्टैंड नहीं किया तो नंबर कट गए। तो ये शिफ्ट आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वन यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर बच्चा ये बोलता है कि सर अगर एक से ज्यादा मीडियम आ जाए तो क्या हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मल्टीपल मीडिया की। मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल मीडिया, और मल्टीपल मीडिया की वजह से एपरेंट डेप्थ निकाल, देखें कैसे निकलेगी। तो मल्टीपल मीडिया और मुझे यहाँ पर एपरेंट डेप्थ निकालनी, ये पहला मीडियम, फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया ये दूसरा मीडियम, ये आपके पास अपने अपने मीडियम, ये हमारे पास दूसरा मीडियम आ गया। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, आपके पास आ गया ये तीसरा मीडियम। चलो 3 से काम लगा लेते हैं, ये 3 मीडियम, और इन तीनों मीडियम के नीचे हमारे पास एक क्रॉस लगा हुआ, और ऐसे बहुत सारे मीडियम मान सकते हैं। यहाँ पर इसके नीचे हमारे पास क्रॉस है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये μ2 है, और ये μ3 है, और इसकी डेप्थ हमारे पास किसके बराबर आ गई, शाबाश बता दो, d1। ये डेप्थ आपके पास किसके बराबर आ गई, शाबाश बता दो, d2। और ये डेप्थ हमारे पास किसके बराबर आ गई, शाबाश बता दो, d3। और हमें इस क्रॉस का जो क्रॉस है इसकी हमको बतानी कि रिफ्लेक्टिव इस क्रॉस की एपरेंट आपके पास डेप्थ क्या होगी। अब ध्यान से समझना, हमारे पास इस क्रॉस साइन की एपरेंट डेप्थ किसके बराबर हो जाएगी, ये हमारे पास एपरेंट डेप्थ किसके बराबर आ जाएगी, दिस इज अ d1 अपॉन μ1 प्लस ऑफ हमारे पास यहाँ पर d2 अपॉन μ2 प्लस ऑफ d3 अपॉन आपके पास μ3 आ जाए। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, एपरेंट डेप्थ।
यहाँ कहीं पर, यह ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ कहीं पर रखा हुआ, या फिर मेरे पास समेशन इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 to n, और ऊपर आ गया डी आई और नीचे क्या आ गया डी आई। ये हमको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट वन, अगर मैं शिफ्ट पूछूं तो शिफ्ट कितने के बराबर हो गया, जरा देखते हैं। पहला शिफ्ट तो d1 1 minus 1 upon mu1 प्लस ऑफ d2 1 minus 1 upon mu2 प्लस ऑफ मेरे पास कितना आ गया d3 और यहाँ पर 1 minus 1 upon mu3। और अगर मैं समेशन में पूछूं तो आपके पास किसके बराबर है, अगर मैं समेशन में पूछूं तो मेरे पास यहाँ पर समेशन i is equal to 1 to n di into bracket 1 minus 1 upon mu1। चले क्वेश्चन करके देखिए, क्वेश्चन करके देखोगे बच्चे, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप क्वेश्चन करके देखिए। तो हम इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन हमसे हैंडल हो जाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, जरा चेक कर लेते हैं। चलिए ओके, सो हमारे पास यहाँ पर बड़ा सिंपल सा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन, और क्वेश्चन है दो हमारे पास अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल आपस में जोड़ दिए, और हमारे पास ये क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर दो अलग अलग एपरेंट आपके पास सॉरी दो अलग अलग मीडियम्स को आपस में जोड़ा गया, यह पहला मीडियम और हमारे पास यहाँ पर यह आ जाता है दूसरा मीडियम, यह हमारे पास मीडियम है और हमारे पास इनकी डेप्थ कितने के बराबर है, ये मेरे पास आ गया 8 सेंटीमीटर और ये मेरे पास यहाँ पर आ गया 6 सेंटीमीटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास 3/2 और मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस्ड है, ये मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है बिल्कुल इसके नीचे। अब मुझे सबसे पहले फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ दिस वन, फाइंड द एपरेंट डेप्थ, शाबाश, फाइंड द एपरेंट डेप्थ। जी बोलो। 10 सेंटीमीटर। देखते हैं, तूने बताया, बाकी तो किसी ने नहीं बताया लड़के तूने बताया, बाकी किसी बच्चे ने नहीं बताया, तो थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, हाँ या ना। हाँ जी, कितना आया, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। चलो देखते हैं। ओके, 2 मिनट रुको बच्चों। सॉल्यूशन, सो हमारे पास यहाँ पर आपके पास एपरेंट डेप्थ क्या आ जाएगी, 8 डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 3/2। तो हमारे पास यहाँ पे 2 तो 6 आ जाएगा और ये 2 तो 4 आ जाएगा, बिल्कुल से। इसके एपरेंट डेप्थ आपके पास कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। इसके एपरेंट डेप्थ हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी बच्चे, 10 सेंटीमीटर बच्चे हमारे पास है। तो हमारे पास यहाँ पर कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। फिर भी अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन उठानी है तो वो ऑब्जेक्शन मुझसे उठा सकते हैं, शाबाश। सर इसका डेल डी जो आएगा 0 आएगा क्या? डेल डी 0 आएगा, कैसे 0 आएगा, कैसे 0 आया, आपके पास डेल डी इज इक्वल टू 1, आपके, हाँ बोलो, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर नहीं, उस बच्चे का पहले देख लेते हैं। तो 8 into 1 minus 1 upon 4/3 एंड प्लस ऑफ आपके पास 6 into 1 minus 1 upon 3/2। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, तो 1 minus 3/4, तो मेरे को लगता है ये 2 आ जाना चाहिए, प्लस 6 into 1 minus 2/3, ये भी 2 आ जाना चाहिए। तो आई थिंक सो 4 सेंटीमीटर आ रहा आंसर बच्चे। सर वो Yes, 2/3 लिख दिया गलती से, तो 0 आ गया। शाबाश, शाबाश मेरे चीते, ये तो तेरे जैसे तेजस्वी ओजस्वी बालक का बेटा, जिसकी वजह से भारतवर्ष जो है ना बहुत पिछड़ा चल रहा है, ठीक है। भारत के बच्चे हमारे पास पीछे जाने की वजह सिर्फ तुम्हारे जैसे ओजस्वी बालक हैं। तुमको अगर बोला जाए गाड़ी को धक्का लगाना है तो तुम गाड़ी को धक्का लगाते हो पर ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगाते हो, ठीक है सर, मेहनत पूरी हो रही है पर गाड़ी सर वहां नहीं जा पा रही, क्यों नहीं जा पा रही, आप हम उल्टा डायरेक्शन में जो है आपके पास लगा रहे, ठीक है जी। अभी भी किसी बच्चे का कोई ऑब्जेक्शन है तो रेज कर सकता है।
अभिषेक तेरा आज मैथ्स का दिन तेरा अच्छा नहीं है, तो आज मैथमेटिकल मिस्टेक बहुत ज्यादा कर रहा है, हाँ या ना? सर नहीं पता क्या हो रहा है। हो जाए तो कोई बात नहीं, हो तो हैपेंस, मतलब कि आपके पास हो जाती है, इसके से ऐसे घबराना नहीं। देखिए हम जब किसी बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं तो हम मजाक भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। मजाक करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उस बच्चे को, जिसको बोल सकते हैं, नीचा दिखा रहे हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। गलतियां करना स्वाभाविक है, इट्स अ Yes. नेचुरल थिंग। गलतियां करना स्वाभाविक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप ट्राई कर रहे हो। अच्छा, अब एक और बात, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो मैं बहुत सालों से सोचता आ रहा हूँ कि यहाँ पर टीचर एक ऐसा कुछ ऐसा कर दे जिसमें एक, आप भी सोच के देखिएगा कि इस पे क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें टीचर आपको बहुत सारे मीडियम्स देगा और फिर वो बोलेगा कि इस मीडियम का, जैसे हम बोलते हैं ना, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे आपको बहुत सारी रेजिस्टेंसेस दे दी जाती है सीरीज और किसमें बच्चे, पैरेलल में, और आपको बोली जाती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है ना, किए हुए ना क्वेश्चन आपने, हाँ या ना? वैसे ही इसके अंदर इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट बन सकता है। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें टीचर बोलेगा ये पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर इस पूरे को मैं एक सिंगल शीट से या सिंगल मीडियम से रिप्लेस करता हूं तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो ऐसा क्वेश्चन तैयार हो सकता है। तो आप भी ध्यान रखिएगा, और ओवेश जो है इस पे ध्यान रखना। ओवेश, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन कहीं पर मिलता है तो जरूर मेरे सामने लेके आना, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके पास पूछा नहीं गया। खैर, अब आगे चलते हैं। ये बात तो मुझे चलो समझ में आ, लेकिन एक बात बताओ, क्या पर्सन को हमेशा सिर्फ और सिर्फ बच्चे एपरेंट डेप्थ पानी के अंदर ही चेंज नजर आएगी कि हवा में भी नजर आएगी? तो आंसर है, अगर ऑब्जर्वर हवा में बैठा हुआ है तो उसको अपना डिस्टेंस पानी तक का तो सेम नजर आएगा जितना ओरिजिनल है, सिर्फ नीचे वाला जो डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट है वो उसको स्लाइटली क्या नजर आएगा, चेंज नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पर एक और बात करें, और बात किसकी करें बच्चे, हम यहाँ पर फोकस करें। अगर नीचे से ये जो मछली है, ये मछली अगर ऊपर आने लग जाए वेलोसिटी के साथ, तो क्या आपको इसकी रियल वेलोसिटी नजर आएगी कि अलग वेलोसिटी नजर आएगी? क्या लगता है आपको? अलग वेलोसिटी नजर आएगी। सो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर यही चीज अब हम समझने की कोशिश करते हैं। द एपरेंट वेलोसिटी, the apparent velocity, the apparent velocity of the object, of the object, of the object, of the object inside the denser medium, inside the denser medium, inside the denser medium। अब फोकस करना इसके ऊपर ध्यान से देखना। अगर हमारे पास यहाँ पर दो मीडियम्स है, ये मेरे पास यहाँ पर पहला मीडियम है जो कि आपके पास रेरर मीडियम है। चलो, रेरर मीडियम के लिए क्यों अलग से आप कलर बनाना, हम डेंसर मीडियम के लिए कलर बना लेते हैं। डेंसर मीडियम, हमारे पास यहाँ पर एक डेंसर मीडियम है और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास एक सर्टेन वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से यहाँ की तरफ को चल रहा है, और ये वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल पे आ रही है। ये हमारे पास इस तरीके से आ रही है और ये एंगल मेरे पास यहाँ पर थीटा है। और मेरे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास ये वाली जो डेप्थ है इस वक्त आपके पास इसकी ओरिजिनल डेप्थ आपके पास y के बराबर है और इसकी वेलोसिटी हमारे पास v मीटर पर सेकंड है। इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, बताओ कौन कौन से दो कंपोनेंट बन जाएंगे? मेरे पास v साइन ऑफ थीटा और यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगी, शाबाश बता दो, v cos ऑफ थीटा। अब एक ऑब्जर्वर जो कि बाहर की तरफ को बैठा है, एक ऑब्जर्वर जो कि हमारे पास यहाँ पर बाहर की तरफ को बैठा है, क्या ये इसकी रियल वेलोसिटी देख पाएगा कि एपरेंट वेलोसिटी देखेगा? या हमारे पास इसकी रियल वेलोसिटी देखेगा कि एपरेंट वेलोसिटी देखेगा हमारे पास? तो ये ऑब्जर्वर इसकी एपरेंट वेलोसिटी देखेगा। नाउ दिस इज द बाउंड्री, ये हमारे पास बाउंड्री है इन दोनों मीडियम के बीच की, रेरर और हमारे पास यहाँ पर डेंसर।
रेयरर और हमारे पास यहाँ पे डेंसर है। अब फोकस करना हमारे पास, फोकस बच्चे फोकस अगर हम यहाँ पर करने की कोशिश करें हमें क्या समझ में आता है, यहाँ पर पहली चीज बच्चे, ओनली द परपेंडिकुलर वेलोसिटी टू द बाउंड्री विल चेंज। ये पहला कॉन्सेप्ट है, वही वेलोसिटी चेंज होगी जो कि इस बाउंड्री के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि डेप्थ परपेंडिकुलर नापी जा रही है हॉरिजॉन्टल में। पॉइंट नंबर 1, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री विल चेंज। ये हमारे पास यहाँ पर चेंज होगी, नॉट वेलोसिटी पैरेलल टू बाउंड्री। प्लीज इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आप कोई भी बुक उठाते हो उसके अंदर क्वेश्चन ही उसने परपेंडिकुलर के बनाए हुए, उसने हॉरिजॉन्टल वाला कोई बनाया नहीं हुआ क्वेश्चन। अब जब आप एग्जाम में जाओगे आप तो सबके ऊपर लगा के बैठ जाओगे, आप तो हर एक कंपोनेंट के ऊपर ये एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट लगाकर बैठ जाओगे और क्वेश्चन का आंसर आएगा ही। पैरेलल कंपोनेंट एज इट इज ये ऑब्जर्व होगा, उस पर कोई फर्क नजर नहीं आएगा आपको, सिर्फ किस पे नजर आएगा, v sin थीटा। अब ये v sin थीटा से मैं y डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, पर y तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा, मुझे y बाई म्यू नजर आ रहा है। तो याद रखना इस ऑब्जर्वर को इसकी कौन सी वेलोसिटी नजर आएगी, जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एज कंपेयर टू द ऑब्जर्वर, यह हमारे पास आ जाएगी v sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई म्यू। डिवाइड बाई म्यू क्यों है बच्चे, और क्या एक्चुअल में डिवाइड बाई म्यू ही रहनी चाहिए, या ये एक बहुत स्पेशल केस है, ये बहुत स्पेशल केस है, क्योंकि हम डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान के चल रहे हैं, म्यू, और हम रेयरर का क्या मान के चल रहे हैं, शाबाश बता दो, 1 मान के चल। लेकिन एक्चुअल में v sin थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, म्यू आर, और डिवाइड म्यू डी हो रहा है, और ये हमारे पास ऊपर आ रही है तो जे कैप आ जाएगा, और प्लस ऑफ मेरे पास v cos थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका v cos थीटा जैसा है वैसा रहेगा। यहाँ पर मेरे पास प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर हमारे पास माइनस आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास प्लस नहीं आएगा, ये मेरे पास माइनस आ जाएगा। डिवाइड बाई म्यू क्यों हो गया, लग गया पता, क्योंकि ये जो आपके पास आपकी डेप्थ है इसको म्यू नजर नहीं आपके पास y नजर नहीं आती है, यह हमारे पास इसकी रियल डेप्थ है। और एपरेंट डेप्थ आपको कितनी नजर आएगी, शाबाश बताओ एपरेंट डेप्थ कितनी नजर आएगी, ये मेरे पास आ जाएगी y बाई म्यू। तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है, यह हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंशिएशन, तो dy बाई dt अपॉन म्यू। इस वजह से ये मेरे पास क्या आ जाएगा, v sin थीटा अपॉन आपके पास ये म्यू। जी, अगर किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है। अगर किसी बच्चे को पैरेलल कंपोनेंट है वो हमेशा माइनस में जाएगा। देखिए ये डिपेंड करता है बच्चे, हमेशा जो वर्ड होता है फिजिक्स में, हमेशा वर्ड जो होता है बड़े सोच समझ के यूज किया जाता है। अगर आप एच.सी. वर्मा के भगत हो तो आपको ये बात भी पता होगी, ऑलवेज, ठीक है, मे बी, कैन बी, तो ये बड़े खतरनाक वर्ड्स हैं जिसको लेके हम जो नेवर वर्ड भी आता है बहुत बार। कल एक बच्चा ऑफलाइन क्लास में था, कहता है कि सर मतलब वो ट्रेनिंग, अब ट्रेन हो चुका है वो बच्चा, पहले बड़ा प्रॉब्लम आती थी, वो ट्रेन, कहता सर मैं बड़ा ध्यान से देखता हूँ, नेवर, ऑलवेज, कैन बी, मे बी, कहते सर इसमें बड़े उलझन है। मैं बोला बेटा उलझन तो बहुत है, क्योंकि अगर यही ऑब्जेक्ट अगर ऐसे आ रहा होता तो फिर v cos थीटा पॉजिटिव होता कि नेगेटिव होता, तो फिर v cos थीटा आपके पास यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव हो जाता। और ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे जा रही होती, ये ऑब्जेक्ट अगर क्या जा रही होती, नीचे जा रही होती, फिर साइन कन्वेंशन से फिर वो नेगेटिव हो जाती हमारे पास। मेरी बात समझ रहे हो, फिर साइन कन्वेंशन से वो हमारे पास क्या हो जाती, नेगेटिव हो जाती। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, ठीक है, आगे बात समझ में। और यहाँ पर तो मैं तुमको बताता हूँ खतरनाक कॉन्सेप्ट क्या है। खतरनाक कॉन्सेप्ट ये है, अभी तो इसकी जो वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रही है, इस पर्सन को यहाँ पर इसका एंगल कितना नजर आएगा वेलोसिटी का, ये भी कॉन्सेप्ट है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो फिर वो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अगर टीचर बोलता है द एंगल ऑफ द एपरेंट वेलोसिटी, the angle of the apparent velocity with the horizontal, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट नीचे रख देते हैं
v cos थीटा, और बच्चे दूसरा हम ऊपर लिख देते v sin थीटा और डिवाइडेड बाई म्यू। तो ये मेरे पास टेंजेंट ऑफ फाई। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ गई है कि आपको जो एंगल नजर आएगा वो ओरिजिनल एंगल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, म्यू आ जाएगा। लेकिन क्या ये अकेला म्यू है? नहीं भाई, ये अकेला म्यू नहीं है, ऊपर म्यू आर भी है, जिसको मैंने क्या लिया हुआ है, वन लिया। सर अब पहले प्रज्वल क्वेश्चन पूछ ले, उसके बाद अभिषेक क्वेश्चन पूछ ले। अब पहले प्रज्वल क्वेश्चन पूछ ले, फिर सर ये अभिषेक question। अपेरेंट डेप्थ वाला एक बार फिर से समझा देना, v sin हाँ थीटा बोल बाय बोल, म्यू क्या कैसे क्या आया? समझना है इसके अंदर से एपरेंट डेप्थ के अंदर बच्चे, बोल ये शाबाश। कैसे निकाला आपने v sin थीटा बाय म्यू? ये वाला एपरेंट डेप्थ वाला, ये वाला बेटा, ये वाला आपको समझ में आ गया? यस सर, ये समझ आ गया सर। ओके, अब बताओ, नेक्स्ट बताओ। तो यहाँ पर जो आपने निकाला है ना इसका अपेरेंट डेप्थ, ये वाला, वो वाला। हाँ जी सर। ये वाली चीज नहीं पता लगी आपको बेटा? हाँ जी सर। चलो इसके लिए फिर पीछे जाना पड़ेगा ना बच्चे, इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा बेटा। अब एक बात बता, हमारे पास अगर रियल डेप्थ डी के बराबर होती है तो एपरेंट डेप्थ क्या होती है? रियल बाय म्यू। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे पास यहाँ पर आपकी रियल डेप्थ y के बराबर है तो आपकी एपरेंट डेप्थ किसके बराबर हो जाएगी? वाई बाय म्यू, तो ये समझ आ गया आगे वाला भी। आगे के। अच्छा, आपके पास मेडिकल है कि नॉन मेडिकल है? नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल। डिफरेंशिएशन जानते हो? यस सर। डिफरेंशिएशन, अगर बच्चे डिफरेंशिएशन को हम +1 के ऊपर लेके चलें तो अगर आप x पोजीशन है, मान लिया जाए पोजीशन है, या y आपके पास पोजीशन है विच इज द फंक्शन ऑफ टाइम, विच इज द फंक्शन ऑफ टाइम। अगर y मेरे पास एक पोजीशन है विच इज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी कैसे दी जाती है बताओ जरा मुझे, वेलोसिटी कैसे दी जाती है? dy अपॉन dt। dt एक्सेलरेशन कैसे दी जाती है? dv बाय dt। बिल्कुल सही चीज है। नेक्स्ट वन, हमारे पास ये y आ गया और ये मेरे पास आ गया म्यू आ गया। और अगर कोई कांस्टेंट होता है तो वो कांस्टेंट क्या करता है बताओ शाबाश? अगर बाहर कोई आ जाता है। कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के अंदर रहता है कि बाहर चला जाता है? बाहर आ जाता है। तो म्यू तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, तो dy बाई dt क्या है? v sin थीटा, क्योंकि वो y एक्सिस को कवर कर रही है, और डिवाइड बाई म्यू, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? एपरेंट वेलोसिटी आ जाएगी। या हमारे पास क्या आ जाएगी प्रज्वल? एपरेंट वेलोसिटी आ जाएगी। लग गया पता प्रज्वल बेटा? ये सर अपेरेंट वेलोसिटी बन गई थी अब। क्या बेटा? ये अपेरेंट वेलोसिटी बन गई थी। हाँ बिल्कुल, ये एपरेंट वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि जो ठीक है। ऑब्जर्वर होगा उसको v sin थीटा थोड़ी ना नजर आएगा। ये कॉन्सेप्ट देखना, जब उसको डिस्टेंस से अलग नजर आएगा तो डिस्टेंस का चेंज भी अलग नजर आएगा, और उसके लिए वो वेलोसिटी जो कि बाउंड्री के परपेंडिकुलर है उसके अंदर उसको वो रियल वेलोसिटी v sin थीटा नजर नहीं आएगी। क्या नजर आएगी? v sin थीटा बाय म्यू। लेकिन जो पैरेलल टू दी बाउंड्री वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से डेप्थ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू। तो बड़ी सिंपल सी बात है हमारे पास, ये आपके पास एपरेंट डेप्थ की वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट आ गया। क्या इसमें एक्सेलरेशन, अब मैं चाहूं भाई साहब, मैं चाहूं इसमें बच्चे काइनेमेटिक्स लगा दूंगा, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, मैं इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन लगा दूंगा, क्या प्रोजेक्टाइल जा रही है आप उसकी रेंज बता दो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो, तो इतनी सारी चीजें मैं यहाँ पर बना सकता हूँ, यहाँ पर मैं इतनी सारी चीजें बना सकता हूँ कि आपको लगे यार ये तो बड़ा मजेदार चीज है। सही में बहुत मजेदार चीज है। मतलब कि एक प्रोजेक्टाइल को अगर आप डेंसर मीडियम में डालोगे तो क्या उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो पॉइंट ये है कि v cos थीटा पे फर्क पड़ेगा कि v sin थीटा पे फर्क पड़ेगा बच्चा हमारे पास, ये हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। बोलो क्वेश्चन पूछो। सर यहाँ पे जब हम रेयर टू डेंसर में देखते हैं तो जो वेलोसिटी होती है वो कम हो रही होती है। हाँ कम हो रही होती है, क्योंकि आपको डेप्थ, आपके पास एपरेंट डेप्थ पे फर्क पड़ जाता है ना आपके पास। और सर जब उल्टा देखेंगे तो उसमें इंक्रीज हो जाएगा। बेटा अब उल्टे की तो बात ही नहीं की हमने इसके अंदर से, हाँ या ना? अभी तो पहले इसी को तो निपेट लो, पहले अच्छा, ये जो आपने पहले इस सामान को समेटोगे तभी आगे चलोगे ना, हाँ या ना? ये सर ये क्लियर हो गया।
अच्छा, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन भेज दिया, इसके अंदर डेंसर मीडियम में अगर आप एंगल थीटा से एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो तो मुझे बताना किस किस पे फर्क पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, और आपके पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और सर ये मैक्सिमम हाइट, इसमें आपके इससे 20 sin थीटा पे फर्क पड़ेगा। आपका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 1/μ टाइम्स हो जाएगा, और आपके पास हाइट पे भी फर्क पड़ेगा और रेंज पे भी फर्क। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यार, यही तो जेई एडवांस है। बच्चा बोलता है सर जेई एडवांस में क्या है, भाई आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया कि वेलोसिटी पे फर्क पड़ता है, अब टीचर ने इसमें काइनेमेटिक घुसा देनी, लैब चक भी काइनेमेटिक से कहा। बच्चा बोलता है सर बड़ा मुश्किल नहीं होता है, आसान होती है, सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक, मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक अब जो अभिषेक की दिली ख्वाहिश, इसके दिली ख्वाहिश है कि सर अगर उल्टा हो जाए तो क्या होगा, यानी कि ये अब मेरे पास सेकंड कॉन्सेप्ट आ जाता है। एपरेंट डेप्थ ज्यादा बड़ी हो जाएगी ना? हाँ, क्या क्या? एपरेंट डेप्थ बड़ी हो जाएगी। एपरेंट डेप्थ बड़ी हो जाएगी, चलो देखते हैं। एपरेंट आपके पास यहाँ पर हाइट का केस, एपरेंट हाइट के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, नाउ द ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में, ऑब्जर्वर मेरे पास डेंसर मीडियम के अंदर, और जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है वो अब मेरे पास रेयरर मीडियम के अंदर। तो देखते हैं बच्चा हमारे पास इससे इसकी हाइट आपको क्या नजर आती है। हालांकि ये इतना ज्यादा आपके पास पॉपुलर नहीं है जितना पॉपुलर बच्चा हमारे पास एपरेंट डेप्थ है। क्यों? रीजन है बच्चा हमारे पास, क्योंकि ये जो हम देखते हैं एपरेंट डेप्थ हमको दिखाई देती है, ज्यादा ऑब्जर्वेबल, लेकिन एपरेंट हाइट का कॉन्सेप्ट हमारे पास ज्यादा हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये फिश ऑब्जर्व कर सकती है। अगर हम फिश के नजरिए से अपने आप को देखें तो हम देखते हैं हम बड़े खतरनाक, बड़े लंबे चौड़े इंसान है फिश की नजर से, क्योंकि वो हमारी एपरेंट हाइट देखती है, वो हमारा एपरेंट चेहरा देखती है, वो हमारे चेहरे को इतना नहीं इतना देखती है। हमारा चेहरा इतना नहीं है मछली के लिए, मछली हमारे चेहरे को इतना देखती है। अगर मैं अपना हाथ मछली के पास लेके जाऊं तो मेरा हाथ इतना नहीं होगा, इतना बड़ा हाथ उसको नजर आएगा। कैसे नजर आएगा, जरा चेक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है जो कि इनसाइड हमारे पास यहाँ पर क्या है, डेंसर मीडियम, और हमारे पास यहाँ पर एक जो ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ पर, ऑब्जेक्ट ही गायब होगी, ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर रेयरर मीडियम के अंदर। सो मेरे पास यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज इन द रेयरर मीडियम, और ये हमारे पास इसकी हाइट किसके बराबर आ गई, h के बराबर आ गई। यहां से हमारे पास जो है लाइट इंसिडेंट होती है मीडियम के ऊपर, और हमारे पास मीडियम के अंदर जाकर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इस ऑब्जर्वर को ये लाइट कहां से आती हुई नजर आएगी, शाबाश बताओ, इसको ये लाइट कहां से आती हुई नजर आएगी, इसको ये लाइट हमारे पास स्लाइटली ऊपर से आती हुई नजर आएगी, इसको हमारे पास ये लाइट स्लाइटली ऊपर से आती हुई नजर आएगी, और इसको इसकी रियल आपके पास यहाँ पर रियल हाइट नजर आएगी कि एपरेंट हाइट नजर आएगी। तो आंसर है हमें इसकी आपके पास एक एपरेंट हाइट नजर आएगी। ये हाइट ज्यादा नजर आएगी कि कम नजर आएगी, आपके पास ज्यादा नजर आएगी। सो दिस इज द हाइट जो कि एपरेंट, और यहाँ पर हमारे पास इसको इस ऑब्जेक्ट की इमेज यानी कि ओ डैश आपके पास काफी ऊपर नजर आएगी, इसको ये ओ डैश आपके पास काफी ऊपर नजर आएगी। हमारे पास यहाँ पर ये एक नॉर्मल आ गया बच्चे, और ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये भी हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये आर तो ये अपने आप आर हो ही जाएगा। ये नॉर्मल आ गया एन, और ये एन डैश आ गया, हम इसको एन कर देते हैं, यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। और जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर हमारे पास कहाँ पर है, हमारे पास ये डेंसर मीडियम के अंदर, ये आपके पास ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर मेरे पास बाहर म्यू रेयरर 1 के बराबर है, और अंदर मेरे पास म्यू डेंसर किसके बराबर है, ये हमारे पास म्यू के बराबर आ जाता है। ये हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ गया,
मेरे पास म्यू के बराबर आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ पर। अब करें कैसे या समझे कैसे, बड़ी सिंपल सी बात। मेरे को अगेन यहाँ पर दो छोटे छोटे ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल एन डैश और मेरे पास आ गया ओ, एन डैश और ओ, और दूसरा ट्राइंगल मेरे पास एन डैश एन और आपके पास ओ डैश। अगेन वही टेंजेंट ऑफ आई किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन आपके पास एच। टेंजेंट ऑफ आर बताओ किसके बराबर आ जाएगा, एन डैश अपॉन हाइट एपरेंट आ जाएगा। एंगल बहुत छोटे हैं तो आई बाई आर इज इक्वल टू हाइट एपरेंट अपॉन आपके पास हाइट जो कि रियल है। ये पहली इक्वेशन आ गई। स्नेल्स लॉ, अगर मैं यहां पर बात करूं स्नेल्स लॉ की, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, शाबाश बता दो। मेरे पास यहां पर स्नेल्स लॉ क्या कहता है, शाबाश। मेरे पास स्नेल्स लॉ यहां पर क्या कह देगा, अब मेरे पास मैं रेयरर से, यहां पर देख भाई प्रज्वल तेरा डाउट फिर दोबारा आ गया। यहां पर अब मैं रेयरर से डेंसर पे जा रहा हूं, तो 1 साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू इनटू साइन ऑफ आर। अब तू देख यहाँ पर एंगल अगर बहुत छोटे हैं तो आई इज इक्वल टू म्यू आर, तो आई बाई आर इज इक्वल टू म्यू, या फिर आर बाई आई इज इक्वल टू आपके पास 1 बाई म्यू। तो ये डिपेंड करता है लाइट कहां से कहां जा रही है प्रज्वल। तो राजे कभी भी इसके अंदर तूने ये नहीं है कि मैंने जो याद कर लिया वही अटल सत्य है। जो आपने याद किया वो एक सिचुएशन थी, वो सिचुएशन के ऊपर और भी क्वेश्चन आ सकते। बोलो। tan tangent of r n dash h a आपकी आवाज तो आई, कुछ बोला भी आपने, और फिर जो है आपकी आवाज गायब होगी। जी बोलो। सर ये tangent of r n dash by h a क्या है यहाँ पे? ए का मतलब बच्चा हमारे पास एपरेंट होगी, ठीक। यहाँ पर ए मतलब एपरेंट जो आपकी रियल हाइट। और अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर कर दूं, 1 और 2 को कंपेयर करूं, तो बताओ क्या चीज आ जाएगी, आपकी एपरेंट जो आपकी हाइट है ये क्या आ जाएगी, म्यू टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगी, रियल। ये बच्चा हमारे पास म्यू टाइम्स ऑफ आपके पास क्या आ जाएगी बच्चे, रियल हाइट। और आपके पास शिफ्ट कितने का आ गया, तो जो शिफ्ट आपके पास आ गया ये मेरे पास आ जाएगा म्यू -1 मल्टीप्लाइड बाई हाइट, म्यू -1 इंटू हाइट। जी अब आपके डाउट्स मोस्ट वेलकम। सर ये 2 R आपने स्मॉल में लिखे, दोनों डिफरेंट है ना? कौन कौन से बच्चे, एक नीचे लिखा है डेंसर मीडियम में, एक ऊपर रेयर मीडियम में ये लिखा है। दोनों सेम होंगे ना, मैथमेटिकली सेम होंगे। सर नीचे वाला ये अच्छा हाँ ऊपर, सॉरी सॉरी उसको एक्सटेंड कर दिया ना, ओके सर। ये तभी तो आप कोई रिलेशन बिल्डअप कर पाओगे ना आपके पास, क्योंकि आप ज्योमेट्री को यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग द ज्योमेट्री फॉर अ सर्टेन सिचुएशन, तो इस वजह से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी हमारे पास एग्जाम्पल किसका आ सकता है, वेलोसिटी का। अब आप में से कोई बच्चा मुझे बताए यहाँ पर जो वेलोसिटी आपको नजर आएगी वो कैसी होगी, वो बाउंड्री की तरफ वाली आपके पास उस पे फॉर्मूला लग जाएगा, बिल्कुल। और ये बच्चा हमारे पास बड़ी खतरनाक सी सिचुएशन है, याद रखना बच्चे। अगर मान लिया जाए कोई फिश है, उस फिश को पकड़ने के लिए ऊपर से मान लिया जाए कोई चील या कोई आपके पास ईगल पानी की तरफ को बढ़ती है, तो याद रखना फिश को उसकी स्पीड कई गुना तेज नजर आती है, और इसकी वजह से वो बचने के लिए नीचे की तरफ को भाग जाती है। ये उसकी एग्जिस्टेंस का सवाल है। यहाँ पर भी मेरे पास एपरेंट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ सकता है, और एपरेंट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे आ सकता है, अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे पास अगर मान लिया जाए कि ये आपके पास एक डेंसर मीडियम और हमारे पास ऑब्जर्वर यहाँ पर, और ये वेलोसिटी ऐसे, ये वेलोसिटी हमारे पास किसकी है, आपके पास ऑब्जेक्ट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसके अंदर है, रेयरर मीडियम में। और ये वेलोसिटी हमारे पास इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एंगल थीटा, और मेरे पास यहाँ पर ये आपके पास एक आ गया और एक मेरे पास यहाँ पर नीचे की तरफ, ये एंगल थीटा, एंड दिस इज वी आपके पास ऑब्जेक्ट
मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। और ये बात ध्यान रखना कि मैं तुम पे तरस खाकर नीचे ऑब्जर्वर को नहीं चला रहा हूं। अगर ऑब्जर्वर भी चलेगा ना तो फिर वो आपके रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आप पे तरस खा रहा हूं अभी मैं कि मैंने ये बोल दिया है कि जो बेचारा ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर बैठा हुआ है, रेस्ट के ऊपर बैठा हुआ है और वो सिंपल इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको क्या वेलोसिटी नजर आएगी। ये मैं तरस खा रहा हूं आप पे। अगर ये भी चलेगा तो फिर ये कौन इनकी वेलोसिटीज जो होंगी उसके अंदर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। और भी तरस खाया जा रहा है कि पानी रेस्ट के ऊपर, अगर पानी चल पड़ेगा फिर तो और सिचुएशन गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो कंपटीशन के होते हैं, उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान दिलवा रहा हूं। बाकी चीजें अपने आप आ जाती है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो ये भी नहीं करते जो मैं आपको करवा रहा हूं। ये अगर आपने एक बार कर लिया कम से कम कुछ तो आपके दिमाग में जाती है बात। यहां पर मुझे जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन फ्रॉम द ऑब्जर्वर, एज सीन फ्रॉम द ऑब्जर्वर, एज सीन फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को इसकी क्या वेलोसिटी नजर आएगी। सो म्यू, क्योंकि ये आपके पास, और म्यू बच्चा हमारे पास याद रखना डेंसर के लिए मैं म्यू ले रहा हूं और रेयरर के लिए मैं क्या ले रहा हूं बच्चे, शाबाश बता दो, 1 ले रहा हूं। मैं फिर आपको वार्निंग दे रहा हूं, ये चीजें बहुत मुश्किल भी हो सकती हैं और बहुत आसान भी। मुश्किल जब टीचर खड़ूस आ जाए बोले नहीं मैंने रेयरर का भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना, मैंने डेंसर के साथ साथ रेयरर का भी लेना, अब रटा गया भाड़ में। तो म्यू इनटू आपके पास v साइन थीटा पे फर्क आएगा इसके ऊपर, यानी जो परपेंडिकुलर होती है बाउंड्री की तरफ उस वेलोसिटी पे फर्क आ जाता है और ये मेरे पास माइनस ऑफ जे का ये आ जाएगा और प्लस ऑफ आपके पास v cos ऑफ थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पैरेलल टू दी बाउंड्री। हमेशा उस वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा जो आपके पास यहाँ पर परपेंडिकुलर टू दी बाउंड्री है, उस पे फर्क पड़ेगा। जो पैरेलल टू दी बाउंड्री है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऑब्जर्वर मैं फिर आपको वार्निंग दे देता हूं, ये रेस्ट के ऊपर है। अगर ये भी चलेगा तो ये दोनों वेलोसिटीज के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी, अकॉर्डिंगली ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं या फिर बच्चा हमारे पास सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। बोलो सर, अगर हम मतलब रेयर टू डेंसर में देख रहे हैं तो जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर चले जाएंगे तो ये म्यू टाइम्स बढ़ जाएगी ना सारी चीजें। हाँ बोलो बोलो शाबाश, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो, बोलो। मैं कह रहा हूँ अगर हम इस हाँ बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि हर चीज म्यू टाइम्स बढ़ जाएगी। बिल्कुल भाई साहब, मतलब कि आप खुद देखो, अब आपको मैंने बहुत अच्छी चीज, ये वो चीजें जो आपको आई थिंक सो एक बड़े अच्छे लेवल मैं आपको बच्चे पूरा एक्सपोजर दे रहा हूँ। मैं आपको आईआईटी नीट का सारा एक्सपोजर दे रहा हूँ जो रिक्वायर्ड है आपके पास। कल को आप ये नहीं कह सकते हो कि सर आपने ये चीज नहीं बताई थी। मैंने आपको हर एक चीज बता दी है, हर पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ठीक, सो अभी के लिए हम इतना करते हैं, इसको इस लेक्चर को आज आपको देखना पड़ेगा और आज रात को टेस्ट भी है बच्चे। ठीक है बेटा, आज रात को टेस्ट भी है, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। टेस्ट नंबर 3 है गॉस लॉ और पोटेंशियल तक, पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटर नहीं आएगा, उसके पीछे सब कुछ है। ठीक, और कल आपका फुल लेंथ पेपर है, कल पूरे सिलेबस का पेपर है। अगर किसी बच्चे ने आनाकानी की या पेपर नहीं दिया बच्चे, फिर बेटा मैं क्या क्या इसका हल क्या होगा मुझे सर फुल लेंथ सिलेबस मतलब जहां तक अभी तक चैप्टर कर रहे हैं, टर्म 1 का पूरा सिलेबस, टर्म 1 का टर्म 1 का पूरा सिलेबस। ठीक है, तो वो कल पेपर है। तुम रात को सो या जागो, तुम रात को सो जागो, रो हंसो या फिर जो है बच्चे मेरे लिए कुछ भी बोलो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फुल लेंथ पेपर होना है तो मतलब होना है। ठीक है, हाँ बोलो। ऑब्जेक्टिव है ना पूरा, पूरा का पूरा 35 का आएगा बच्चे, पूरा का पूरा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चे, टाइमिंग मैं बता दूंगा आपको, बता दूंगा टाइम। थोड़ा पहले बता दो। ओके बच्चे, मैं बता दूंगा आपको टाइम। ओके बच्चे।